वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्लास 10th का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज ऐसी क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ये एक ऐसी सीरीज होगी जिसके अंदर हम ह्यूमन आई के बारे में पूरा धागा खोल देंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से मेरे साथ में, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारा सुपर शॉट चलेगा ह्यूमन आई के अंदर, हम इस पूरे चैप्टर के अंदर ह्यूमन आई का एक एक पॉइंट का धागा खोलने वाले हैं। ऐसी बातें आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी ह्यूमन आई के बारे में, जो क्लास 10th के इतिहास में पहली ऐसी सीरीज होगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो अभी तक आपने ना सुनी होगी और ना ही अभी तक देखी होगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन आई इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये ऑर्गन ना होता हमारे पास में तो आज आप मेरे को नहीं देख पाते और ना ही मैं आपको देख पाता। जो आपके चेहरे पर मुस्कानें हैं जो मेरे को देखने की वजह से आ रही है, मेरे चेहरे पर जो मुस्कानें हैं आपको देखने से वो नहीं होती, क्योंकि हमारे को कुदरत ने इतना अच्छा एक गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से हमें पूरा एक वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो कि हमारा कलरफुल वर्ल्ड देखने के हम काबिल रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एक ऐसे डाउट से जो हर एक इंसान के दिमाग में बनता है। डाउट क्या होता है कि क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे आसपास में होने वाले परिवर्तन हमारी बॉडी उनको कैसे सेंस करती है। हमारे आसपास में प्रेजेंट कोई भी साउंड हम लोग कैसे महसूस करते हैं। हमारे आसपास में दिखने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले प्रेजेंट ऑब्जेक्ट दिखने में कैसे होते हैं, उनके कलर क्या होते हैं, हम इनको कैसे पहचानते हैं। तो हमारी जो बुक है वो ये बताती है कि हमारे आसपास प्रेजेंट जितनी भी चीजें हैं उनको हमारी बॉडी क्या करती है, फील करती है, सेंस करती है। तो इन सब को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उन सेंसरी ऑर्गन्स का काम क्या रहता है कि आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों को रिसीव करना और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके सीएनएस के पास में भेज देना। मींस अभी आप तो 10th सिलेबस में इतना समझ लो कि वो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करेंगे उनको सीधा माइंड के पास में भेज देना। माइंड उनका क्या करेगा, एनालाइज करता है। मींस क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास में होने वाले बदलाव, जब हमारे वातावरण में चेंजेस होते हैं उनको हम कैसे फील करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है, कोई आवाज़ हमें कैसे सुनाई देती है, इन सारे इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिसीव करते हैं। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए हमारे पास में होते हैं कुछ सेंसरी ऑर्गन्स। मीन्स वो सेंसरी ऑर्गन नेचर में से स्टिमुली को एक्सेप्ट करेंगे, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और सीधा उस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद में कहां पहुंचेंगे, सीएनएस के पास में इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो तो सेंसरी ऑर्गन किस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ ऑर्गन्स हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं इस हिसाब से कि हमारे सेंसरी ऑर्गन कौन से वातावरण के कांटेक्ट में है, उस बिहाफ पर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज बन जाती है। सेंसरी ऑर्गन्स की कुछ प्रॉपर्टी बन जाती है उनके बिहाफ पर। जैसे सबसे पहला बन जाता है एक्सटीरियोसेप्टर्स। ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स, उनको एक्सटीरियोसेप्टर्स कहा जाएगा। वो बाहर के वातावरण से स्टिमुली को कलेक्ट करेंगे, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और सीधा उसको कहां भेजेंगे, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में। अब एक्सटीरियोसेप्टर्स कौन से होते हैं? एक्सटीरियोसेप्टर्स 5 होते हैं। नंबर वन होता है आई, नंबर 2 ईयर, नंबर 3 नोज, नंबर 4 टंग, नंबर 5 स्किन। मींस क्लास कहां से स्टार्ट हुई थी? क्लास की जो पहला पॉइंट ये था कि क्या कभी आपने सोचा है कि हम लोग कैसे अपने आसपास के वातावरण में होने वाले चेंजेस को फील करते हैं, कैसे कोई आवाज हमें सुनाई देती है, कैसे
कोई चीज हमें दिखती है, कैसे उस चीज के हमें शेप, साइज और कलर को हम पहचान पाते हैं। तो ये कहा गया है बुक के द्वारा कि हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर के वातावरण, अंदर के वातावरण को सेंस करके कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और वो एक्शन पोटेंशियल सीधा भेज दिया जाता है सीएनएस के पास में। अब बात ये आती है कि वो सेंसरी ऑर्गन्स जो स्टिमुली को रिसीव करेंगे वो किस वातावरण के कांटेक्ट में, बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में है, अंदरूनी वातावरण के कांटेक्ट में है या किसी और वातावरण के कांटेक्ट में। इस हिसाब से हमने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप के असेप्टर्स हमारे होते हैं। पहला असेप्टर है एक्सटीरो असेप्टर्स। इसका मतलब है वो सेंसरी ऑर्गन जो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में से स्टिमुली या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसके बाद में कुछ एक सिग्नल जनरेट करना और उस सिग्नल को कहां भेज देना, सीधा माइंड के पास में। अब जैसे पहला हमारा सेप्टर है एक्सटीरोसेप्टर्स। एक्सटीरो में क्या है कि 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं। नंबर 1 आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। इन 5 का काम क्या है, बाहर इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसको कलेक्ट करना। आंख का काम क्या है, जो भी यहां पर लाइट है उस लाइट को सेंस करना। ईयर का काम क्या है, साउंड को डिटेक्ट करना। टंग का काम क्या है, टेस्ट को पहचानना। नोज का काम क्या है, फ्रेग्रेंस, स्मेल को फील करना। स्किन का काम क्या है, कोल्डनेस एंड हॉटनेस एंड टच के बारे में अंदाजा लगाना, पता लगाना। इन सारे अगर मैं बात करूं सेंसरी ऑर्गन्स की, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं। अब देखो ये जो बात है, ये बात आपको पहले इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एक सेंसरी ऑर्गन है और हर एक सेंसरी ऑर्गन का काम क्या होगा, स्टिमुली रिसीव करना, एक उसके द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना और सीधा उसको कहां भेज देना, माइंड के पास में। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको फिगर समझाया जाता है आई का, तो ये कहा जाता है रेटिना क्या करता है, इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा उसको सीधी कहां भेज देती है, ऑप्टिक, ये तो डिस्क है, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को सीधा कहां भेजती है, माइंड के पास में। क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स का काम ना, ये जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनका काम एनालाइज करना नहीं होता, इनका काम एक्शन का नहीं होता। देखने का काम हमें लगता है कि हमारी आंखें कर रही हैं, भाई साहब हमारी आंखें देखने का काम नहीं करती। हमारी आंखें तो उस स्टिमुली को रिसीव करती हैं, उसको एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग अब क्या एक्शन लेना है, क्या रिएक्शन रहने वाली है, वो सब हमारा सीएनएस संभाल रहा होता है। अगर आंखें देखने का ही काम कर देती तो फिर तो सारे ऑब्जेक्ट हमें उल्टे दिखाई देते, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना रेटिना पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल होती है और दूसरा इन्वर्टेड फॉर्म में पाई जाती है। अगर आंख ही देख रही है तो फिर उल्टा देखेंगी ना। तो सिर्फ इनका काम क्या रहेगा, सेंसरी ऑर्गन्स का स्टिमुली को रिसीव करना, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना और सीधा उसको कहां भेज देना, सीएनएस के पास में। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप समझने से ही काम चला लोगे, क्योंकि दम हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करता था एक्सटीरियोसेप्टर्स के बारे में। अब एक्सटीरियोसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब इन 5 में से 3 ऐसे हमारे एक्सटीरियोसेप्टर्स हैं जो कि दूर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। दूर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का मतलब क्या है, आंखें। आंखें हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस से ही देख लेती हैं, नाक उस स्टिमुली को दूर से रिसीव कर लेता है, कान भी उस स्टिमुली को दूर से रिसीव कर लेते हैं। बाकी के 2 हमारे ऐसे हैं, स्किन एंड टंग, इनके लिए कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। चलो ये तो हो गया एक्सटीरियो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा एक और होता है इंटेरोसेप्टर्स। अब इंटेरोसेप्टर्स का मतलब क्या होगा, ये इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमें भूख लगती है, स्पेलिंग हो सकता है मिसमैच हो, इंटीरियर रिसेप्टर्स होता है, इंटीरियर रिसेप्टर्स।
इंटीरियर रिसेप्टर्स। हंगरी हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, ऑक्सीजन लेवल हो गया, CO2 लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर हो गया। किसी भी ऑर्गन के अंदर इंटरनल पेन के बारे में मैं बात करूं, वो सारा का सारा ये इंटीरियर रिसेप्टर्स हमारे संभालते हैं। अभी हमें इस क्लास 10th में डिस्कस नहीं करना है। एक तीसरा सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो रहते हैं हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे समझ लो कि हमारे बैलेंस को संभालते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को संभालता है। जैसे मान लो हम लोग जब चल रहे हैं, चलते समय क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने पैर रखा जमीन पर, जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट हुए, जिस हिसाब से हमें एक्शन लेना है, उस हिसाब से जैसे रिएक्शन करना है, उस पूरे बॉडी के बैलेंस को कौन संभालेंगे, हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। इनका काम ये रहेगा। अब ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जो कि डिस्कस तुम्हें नहीं करना, लेकिन बस इतना आ गया कि क्या आंखें एक्सटीरियर रिसेप्टर्स हैं, और एक्सटीरियर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो ये काम हमारा कौन करके देंगे, एक्सटीरियर रिसेप्टर्स करके देंगे। अब एक्सटीरियर रिसेप्टर्स में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बात डिस्कस करी जाएगी, ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई एक ऐसी एनर्जी को रिसीव करेंगे, वो हमारी रहेगी लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड हमें कलरफुल दिखाई देगा। अब मैं शुरुआत कर देता हूं अपने ह्यूमन आई के बारे में। अब ह्यूमन आई की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, इसके पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा, इस ह्यूमन आई के हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और दूसरा तरीका होगा इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अधिकतर बोर्ड पर जितने भी पार्ट्स लिखे गए हैं वो सब एक इंटरनल पार्ट्स हैं। इनके बीच में कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स को मिलाकर पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है ह्यूमन आई का। अब ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले, ह्यूमन आई के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अब जो इंफॉर्मेशंस हैं जो मुझे आपको देनी है, जिसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इस टॉपिक धीरे धीरे अपने आप स्पीड पकड़ता चलेगा। अब जैसा कि मुझे पता है कि ये मेरे सामने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, सब लोग जानते हैं। इसके बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखते ही लोग समझ गए होंगे कि उनका क्या काम है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखने के बाद में वो लोग अभी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि ये लगता है ये बेकाम है, इनका कोई काम नहीं है, यहाँ पर शायद गलती से प्रिंट हो गया। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट के बारे में, ह्यूमन आई। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनल पार्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज, मेरे को पता है कि ये जो मेरे पास में आंखें हैं वो दो होती हैं, कोई बहुत बड़ी नई बात मैंने नहीं बताई, कि सबको पता है कि यार इन ह्यूमन बीइंग्स के पास में कितनी आंखें होती हैं, दो आंखें होती हैं, और इन आंखों को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बॉल बोल देते हैं। अब मुझे पता है कि जो आंखों का स्ट्रक्चर होता है, आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है, वो नियरली होलो स्फीयर होता है। नियरली होलो स्फीयर का मतलब ये होगा कि ये पूरी तरीके से स्फीयर नहीं होता। इस ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में ये आपको आगे वाला पार्ट बल्ज आउट दिखाई देगा। बल्ज आउट देगा मतलब आगे की तरफ निकला हुआ, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं। सबसे पहली बात, जो आई बॉल है हमारी वो कैसी होती है, आई बॉल होती है हमारी नियरली होलो स्फीयर। अब होलो का मतलब ये नहीं है कि खोखली होती है, होलो का मतलब खोखली नहीं होती, होलो का मतलब ये है इसके पास में फ्री स्पेस तो रहता है, लेकिन उस फ्री स्पेस के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ रहेगा, जिसको हम विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर नाम देंगे। उसका क्या फंक्शन होगा अभी आगे जाकर हम बात करेंगे। मुझे पता है कि हर एक इंसान के पास में दो आई बॉल होती है, जो जिनको हम लोग आईज बोल देते हैं, और आईज के हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं उनकी पोजीशन की बात करूं तो उनकी पोजीशन हमारी ये रहती है, और जहां पर आई बॉल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई ऑर्बिट। तो हमारा ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आई ऑर्बिट। और इस आई ऑर्बिट के अंदर दो आई बॉल पाई जाती हैं, और उन आई बॉल में से हम एक आई बॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैंने एक आई बॉल को समझ लिया तो इसका मतलब क्या है, दूसरी का काम भी सेम ही है। तो
पहला पॉइंट, ये जो आई बॉल होगी वो नियरली स्पेरिकल होगी। नियरली स्पेरिकल का मतलब क्या होगा कि पूरी तरीके से स्पेयर नहीं है, हाँ अधिकतर पार्ट इसका स्पेयर है और बाकी का पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। दूसरी बात, इस आई बॉल के अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट की बात करूं, एक्सटर्नल पार्ट की बात करूं, तो इसके ऊपर आईलिड होती है। आईलिड का मतलब क्या होगा, ये जो पलकें हैं वो इसको कवर करती हैं। कौन से पोर्शन को कवर करती है? आई बॉल का अधिकतर हिस्सा इस आई ऑर्बिट के अंदर छुपा हुआ रहता है। अब जो एरिया एक्सपोज रहेगा वो एरिया ये वाला रहता है, जिस एरिया को हम कॉर्निया बोल देते हैं। हमें प्रोटेक्शन क्या करनी है? एक्सटर्नल पार्ट में जितना भी हम डिस्कस करेंगे उन सारे एक्सटर्नल पार्ट का काम होगा एक्सपोज एरिया ऑफ आई बॉल का प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, लिब्रिकेटिंग, जो भी हम लोग कर सकते हैं सिर्फ ध्यान रखेंगे किसके बारे में? एक्सपोज पार्ट के बारे में। अब एक्सपोज पार्ट जो हम देख रहे हैं आई बॉल के अंदर, जो एक्सपोज पार्ट होता है, जैसा कि यहां आपको दिखाई दे रहा है, या मैं यहां स्ट्रक्चर बना दूं, जो मुझे दिखाई देता है वो मेरा ये एक्सपोज पार्ट ये रहता है। अब इस एक्सपोज पार्ट की प्रोटेक्शन के लिए दो आईलिड बनाई जाती है। मान लेते हैं ये मेरी आई, इसकी ये अपर आईलिड और ये एक लोअर आईलिड। इन दोनों के एक्सपोज एरिया को बचाने के लिए दो आईलिड बनाई जाती है, एक अपर आईलिड और एक लोअर आईलिड। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा ये जो आई बॉल का एक्सपोज एरिया है उसकी प्रोटेक्शन करना। अब जैसे ही मैं इसके बारे में बात करता हूं तो आईलिड की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? आईलिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो मुझे पता है ये जो आईलिड होती हैं, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? पलकें होती हैं। इन पलकों के ऊपर, आईलिड के ऊपर हल्के हल्के बाल होते हैं। उन हल्के हल्के बाल को हम लोग बोल देते हैं आई लैसेस। अब देखो आई लैसेस, इससे एक बहुत अच्छा नाम याद आता है, आई लैसेस। जैसे कि आपने सुना होगा जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, या मैं शादी पार्टी में, हमें तो क्या लड़कियों को शादी पार्टी में जाना होता है तो इस आई लैसेस को बड़े अच्छे से डेकोरेट करते हैं। वो आई लैसेस को डेकोरेट करने के लिए वो क्या डिमांड करते हैं कि कोई लस्कारा लगा रहा है, कोई मस्कारा लगा रहा है। तो वो जो लस्कारा मस्कारा वर्ड निकला है ना, वो इस लैसेस से निकला है। लैसेस मीन्स ये जो पलकें हमारी होती है, पलक है, लिड है, उनके पास में जो हेयर्स प्रेजेंट है, इन हेयर को आई लैसेस बोलते हैं। अब इस लैसेस वर्ड से हमने क्या बना दिया? लस्कारा और मस्कारा हमने बनाकर तैयार कर दिया। तो ऐसा नहीं है कोई वर्ड ये जो कंपनी वाले निकाल देते हैं वो ऐसे ही नहीं निकाल देते, कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल वर्ड्स, बायोलॉजिकल टर्म का इस्तेमाल करके ये लस्कारा मस्कारा वर्ड बना देते हैं। दो आईलिड होती है, एक अपर आईलिड होती है, एक लोअर आईलिड होती है। और मैं आईलिड की बात करूं तो आईलिड पर आई लैसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आई लैसेस हैं ये जीसस ग्लैंड के अंदर फंसे हुए रहते हैं। ये जितने भी हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्लैंड होती है जिसका नाम है जीसस ग्लैंड, जीस ग्लैंड जिसको बोल देते हैं, सॉरी जीसस तो हमारे हो जाएंगे। जीस ग्लैंड के अंदर ये इम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। अब जैसे ही मैंने ये बोला कि ग्लैंड, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल पार्ट के पास में ग्लैंड्स भी होती हैं। तो जो हमारे आईलिड हैं इस पोर्शन में ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। उन ग्लैंड्स का काम क्या रहेगा? चलो मैं आईलिड की बात कर रहा था। हम सब जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर दो आईलिड होती हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ह्यूमन के पास में दो नहीं 3 पलकें होती हैं, 3 आईलिड होती हैं, लेकिन हम इस्तेमाल में सिर्फ 2 ही आईलिड का ले रहे हैं आज के समय में। तीसरी आईलिड को हम लोग बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है? अब हमारे लिए तो ये वेस्टिजल मेम्ब्रेन समझ लो इसको। वेस्टिजल का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी आईलिड है जो कि अब हमारे लिए नॉन फंक्शनिंग है।
कैसी है ये हमारे लिए? नॉन फंक्शनिंग। अभी हमारे लिए इसका कोई काम नहीं है। मींस हमारी ऊपर की लिड, नीचे की लिड, इसके साथ में तीसरी आईलिड और होती है जो यहां पर और यहां पर एक फोल्ड के तौर पर प्रेजेंट रहती है। तो तीसरी हमारे पास आईलिड है, लेकिन अब हमारे लिए वो एक वेस्ट है, वेस्टिजल है, मींस नॉन फंक्शनिंग है, अब उसका कोई काम नहीं होता। तो फिर ये तीसरी आईलिड कहां पर मिलती है? ये तीसरी आईलिड मिलती है बर्ड्स के अंदर। तीसरी आईलिड मिलती है बर्ड्स के अंदर। तीसरी आईलिड जो मिलती है वो बर्ड्स के अंदर मिलती है, रेप्टाइल्स के अंदर मिलती है, रैबिट के अंदर मिलती है। अब ये थर्ड आईलिड जिसको हम लोग निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नाम दे रहे हैं, वो तीसरी आईलिड का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड रैबिट। हमारे लिए तो ये नॉन फंक्शनिंग है, हमारे लिए तो कोई काम में आने वाली है नहीं, इसलिए हमारे लिए इसको वेस्टिजल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या फिर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन तो सभी के लिए है ही है। हम लोग इस्तेमाल में दे रहे हैं अपर आईलिड और लोअर आईलिड को। हम लोग जो इस्तेमाल में ले रहे हैं वो हमारी अपर आईलिड और लोअर आईलिड ले रहे हैं। अब देखो, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड रैबिट और भी हो सकते हैं जो कि इसके इस्तेमाल में लेते हैं। रीजन क्या है कि मान लेते हैं कोई एक वर्ड है, जब हवा में उड़ रही होगी तो एयर प्रेशर की वजह से जो पोर्शन उनका बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में है, जो एक्सपोज एरिया है, तो एयर प्रेशर की वजह से जब वो उड़ेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि पलकें बंद कर लें और उड़ते चले। अब जब पलकें ही बंद कर लेंगे तो उड़ेंगे, तो ऐसे में तो क्या होगा भाई, ये जो दिखना ही बंद हो जाएगा। जब पलक हमने बंद कर लिया, आईलिड को क्लोज कर लिया, तो फिर क्या दिखने वाला है? पहुंचना कहीं है, पहुंच किसी के घर में जाएंगे। तो भाई इसलिए क्या करेंगे, एयर प्रेशर के रोकने के लिए, जो कि आंखों का आगे का पोर्शन कॉर्निया है, इसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, तीसरी आईलिड, ये मान लेते हैं हमारी आई बॉल, तीसरी आईलिड जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है उसको ऐसे कवर कर लेते हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उस आईलिड, उस कॉर्निया को, जो आगे का एक्सपोज एरिया आई बॉल का, उसको ऐसे करके कवर करता है। ऐसे कवर नहीं करेगा, ऐसे या ऐसे कवर नहीं करेगा, कुछ इस टाइप से हॉरिजॉन्टली उसको कवर कर लेता है। अब ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन अगर इस एक्सपोज आई वॉल पोर्शन को कवर कर रही है, उस कॉर्निया को कवर कर रही है, तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन फिर ट्रांसपेरेंट होगी या ओपेक होगी? तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होती है। बस एक तीसरी आंख उस कॉर्निया को तो तीसरी लिड उस कॉर्निया को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से खुलकर बाहर आ जाती है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होंगे जो कि पानी के अंदर रहते हैं, तो वाटर का फ्लो जब आंखों में आएगा तो उससे उनके आंखों के जो एक्सपोज एरिया उसको कोई डैमेज ना पहुंचे, वो भी क्या करते हैं, अपनी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को ओपन कर लेते हैं और अपने आंख के पोर्शन को बचा लेते हैं। चलो, मैंने क्या बात करी, मैं पढ़ रहा हूं स्ट्रक्चर ह्यूमन आई के बारे में। इससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ह्यूमन आई के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, और फिर डिस्कस करूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मुझे पता है कि मेरे पास में दो आंखें होती हैं, और आपको भी पता है आपके पास में दो आंखें होती हैं जो कि आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम लोग आई बॉल बोल देते हैं। आई बॉल का मतलब ये है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो नियरली स्पेरिकल होता है और वो हॉलो होता है। हॉलो का मतलब ये नहीं है कि अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। होलो का मतलब है कि ऐसा स्पेस है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहेगा, किसकी फॉर्म में, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की फॉर्म में। ह्यूमन आई पढ़ने का रीजन ये है कि हमारे पास ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुली को रिसीव करते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और उसको कहां भेज देते हैं, सीएनएस के पास में। सीएनएस का काम रहता है उसको एनालाइसिस करना। अब मैंने जितना बताया था कि बाहरी एनवायरनमेंट से रिसीव करने वाले उनको क्या बोला जाता है, एक्सटीरियो रिसेप्टर्स, जो कि 5 होते हैं। और हमें कौन सा पढ़ना है, एक जिसका नाम है आई। आई के स्ट्रक्चर की जब मैंने बात करी तो 2 आई वॉल, जिसमें से एक आई वॉल को पढ़ना है। आई वॉल का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर रहता है, आई ऑर्बिट के अंदर पूरा एरिया ढका हुआ रहता है, लेकिन जो एक्सपोज एरिया रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास 2 आईलिड होती है, एक अपर आईलिड और एक लोअर आईलिड।
तीसरी आईलिड भी होती है जो कि कहलाई जाती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, हमारे लिए वेस्टिजल है, मींस नॉन फंक्शनिंग है, उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। अगर मैं बात करूं जैसे ये जो हमारे हेयर्स होते हैं आंखों पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि दिख रहे होंगे आपको, ये जो हेयर्स हमारे प्रेजेंट हैं ये फंसे हुए रहते हैं चीज ग्लैंड्स के अंदर, जो कि इसको रोक कर रखते हैं। अगर मैं इन पलकों को ऐसे पकड़ के उल्टा करूं, अगर आप इन पलकों को पकड़ के उल्टा करो तो आपको क्या दिखेगा, एक रेड रेड कलर की लेयर दिखेगी अंदर की तरफ। जैसे एक मेरी वीडियो में एक बच्चे ने इन आंखों को ऊपर किया है जिसके अंदर वो मीठा खाकर घर से बाहर निकलता और उस पर भूत आ जाते हैं। ऐसी एक वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर एक मैच स्टिक और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं उसको लेकर इंफॉर्मेशन थी। तो उस लड़के ने क्या किया था, उन पलकों को पकड़ के ऐसे उल्टा कर दिया था। तो जो नीचे की रेड मेम्ब्रेन होती है, अब मैं आंखें निकाल तो नहीं सकता, आप अपनी आंखें देख सकते हो ऐसे पलट के, और अपनी ना देखो तो अपने फ्रेंड की देख ही लेना। तो अंदर का जो हमें पलकों के अंदर जो रेड रेड दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं उसको? कंजक्टिवा। उसको हम लोग बोल देते हैं कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा कुछ और नहीं है, ये जो बाहरी स्किन है ना, ये स्किन अंदर जाकर फोल्ड हो जाती है, इस आउटर स्किन का अंदर की तरफ फोल्ड कर दी जाती है, और इस तरीके से फोल्ड करी जाती है, बहुत थिन फॉर्म में रहती है। और थिन फॉर्म में रहती है तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल पार्ट है लिड का, वो इंटरनल पार्ट कंजक्टिवा कहलाया जा रहा है, लेकिन वो है एक टाइप की क्या, स्किन ही है। तब मुझे पता चला, अब मुझे पता चल चुका है आई वॉल को बचाने के लिए अपर आईलिड, लो आईलिड, तीसरे आईलिड ह्यूमन बींग्स में किसी काम की नहीं है, जिसका नाम क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारे लिए अब नॉन फंक्शनिंग है। इसको फंक्शनिंग में कौन लेते हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड रैबिट। अभी एक्सटर्नल के बारे में बात चल रही है। दूसरा, आई वॉल के बाहर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। आई वॉल के बाहर क्या पाई जाती हैं? कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब ग्लैंड्स कई सारी हैं, जैसे कि मैं एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में बात करूं, लैक्रिमिनल ग्लैंड। लैक्रिमिनल ग्लैंड का काम क्या रहता है? ये हमें प्रोवाइड करती है टीयर्स, मींस ये हमारे काजल को खराब करने वाली ग्लैंड है। ये जो काजल लगाकर इतरा कर चलते हो जिस तरह, उसी तरह आपके इसको खराब करने के लिए आ जाती है लैक्रिमिनल ग्लैंड, जिसका काम रहता है टीयर्स को रिलीज करना। अब जरूरी नहीं है निकलने वाले आंसू हमेशा बेकार ही हो सकता है वो निकलने वाले आंसू कहीं ना कहीं आपके दिल की तो नहीं, लेकिन आपकी आंख की सफाई तो जरूर कर जाएंगे। और करने के लिए मदद कौन करेगी? लैक्रिमिनल ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी की और भी ग्लैंड्स रहती हैं, बस उन ग्लैंड्स का कोई नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ ये लिया जाएगा ग्लैंड्स का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ये बताओ आप तो, कि ग्लैंड्स का काम रहेगा क्या, ये है क्यों, बाहर के रीजन में किस लिए दे रखी है। इनका काम है मॉइस्चराइज, इनका काम है जो रफ इन्वायरमेंट है, जो आंख के बाहर का रफ इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से आंखों को ड्राई होने से बचाना, मींस आंखों का लुब्रिकेशन करना। आप क्या याद रखोगे? द ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द आई वॉल, द वर्क इज दैट टू मॉइस्चराइज, प्रोवाइड मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड प्रोवाइड अदर प्रोटेक्शन फॉर एक्सपोज एरिया दैट इज नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया तो नहीं, कॉर्निया के साथ में पूरा एरिया आएगा जिसके अंदर स्क्लेरा भी रहेगा। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाई देता है एक्सपोज एरिया, इस पूरे एरिया की क्या करना? नरिशमेंट करना, इस पूरे एरिया का मॉइस्चराइजेशन करना, लुब्रिकेटिंग करना। उसका काम किसका रहेगा? ग्लैंड्स का, क्योंकि ग्लैंड्स का काम ही रहता है कुछ ना कुछ सीक्रेट करना, कुछ ना कुछ सीक्रेशन वो करते ही है। अब
और इंपॉर्टेंट बात, एक्सटर्नल पॉइंट के बाहर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर मैं बात करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शायद ही आपने सुना होगा, शायद ही आपने देखा होगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10th के इतिहास का सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं बताने वाला हूं, ये सिर्फ आपको बताया जाएगा ओनली ऑन फिजिक्स पल्स, कि हमारी आई वॉल के बाहर 6 मसल्स पाई जाती हैं और उन मसल्स को हम लोग बोल देते हैं ऑक्यूलर मसल्स। हमारे पास में 6 ऑक्यूलर मसल्स होती हैं जो कि आई बॉल को इधर इधर ऊपर नीचे, मींस आई बॉल का जो मोशन होता है, जैसे मान लो आई बॉल का जो मूवमेंट होता है, मतलब हम कह सकते हैं नजरें लड़ाना, नैन चलाना, इन नजरों को इधर से उधर चलाने का काम किसके हाथ में रहता है? इन 6 ऑक्यूलर मसल्स के हाथ में रहता है। जैसे कि भाई यार ये मत कर यार, ये रही, ये 2 आई ऑर्बिट, इनके अंदर प्रेजेंट आई बॉल। अब इस आई बॉल को होल्ड करती हैं इस आई बॉल को होल्ड करने के लिए हमारे पास में होते हैं 6 ऑक्यूलर मसल्स। ये पोजीशन हम इसका नाम देते हैं मीडियल, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लेटरल, इस वाले पोर्शन को भी बोलते हैं लेटरल। जैसे कि ये मेरी 2 आंख हैं, जैसे कि मैं अब पढ़ने वाला हूं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, कि आई बॉल का जो मूवमेंट होता है ऊपर नीचे आगे पीछे, इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 6 ऑक्यूलर मसल्स दी जाती है। उनका काम रहता है आंखों को ऊपर करना, नीचे करना, साइड में करना, दाएं करना, बाएं करना, तिरछी करना, ऊपर तिरछी करना, नीचे तिरछी करना। अब इन 6 ऑक्यूलर मसल्स की बात करूं तो मेरे पास में एक आई ऑर्बिट है, इस आई ऑर्बिट के अंदर मेरे पास में आई बॉल है, जो कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मीडियल बोलेंगे और ये वाला पोर्शन लेटरल, ये वाला पोर्शन भी लेटरल। अब यहां से एक मसल होगी, यहां पर एक मसल होगी, यहां पर एक मसल होगी और यहां पर भी एक मसल होगी। अब हम लोग बोल देते हैं कि आंखों के अंदर जो मसल्स होंगी, जिसमें से 4 मसल्स तो होती हैं रेक्टस और 2 मसल्स होते हैं हमारी ऑब्लिक। सुना है क्या? नहीं सुना तो सुनो, आज यहां पर सुनकर जाओ, देख कर जाओ कि 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक का काम क्या है। रेक्टस का काम है स्ट्रेट, रेक्टस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट मूवमेंट करवाना। कैसा मूवमेंट करवाना? स्ट्रेट मूवमेंट करवाने का काम कौन करेगी? रेक्टस। तो मैं कह सकता हूं ये वाली जो मसल है ये एम आर मीडियल रेक्टस, एल आर लेटरल रेक्टस, ऊपर वाले पॉइंट को बोला जाता है सुपीरियर, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है इंफीरियर। तो यहां वाली ये जो मसल है इसको बोलेंगे इंफीरियर रेक्टस, इसको बोलेंगे सुपीरियर रेक्टस, और इसको ऐसे मूव कराएगी सुपीरियर ऑब्लिक, इसको ऐसे मूव कराएगी इंफीरियर ऑब्लिक। आंख को ऊपर की तरफ तिरछा करना, नीचे की तरफ तिरछा करना ऑब्लिक का काम रहेगा। स्ट्रेट इधर ले जाना, स्ट्रेट इधर ले जाना, स्ट्रेट ऊपर ले जाना, स्ट्रेट डाउन ले जाना, इसका काम कौन करेगी? रेक्टस। तो हमारे पास में 4 रेक्टस और 2 ओब्लिक मसल्स होती हैं, जिनको हम लोग 6 ऑक्यूलर मसल्स बोल देते हैं। सेम काम यहां पर होगा, ये हमारी इंफीरियर, ये सुपीरियर, ये एम आर, ये एल आर, ये एस आर, ये आई आर, इसका काम इधर, इसका काम इधर, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक। लगा झटका? कुछ नया मिला? एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, आपने एक चीज सुनी होगी, सुनी क्या होगी? देखी होगी। बोलते हैं भाई भाई यार देख, देख नहीं रही। भाई पागल, उसने देख लिया, तू नहीं देख पा रहा है। क्यों? अरे उसने देखकर नजरें चुरा ली। ऐसा कैसे कर लिया? नजर कैसे चुरा ली? मींस आपने देखा है कि पलकों को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से साइड में फेंक दिया जाता है। मींस हमारी आंखों को इधर फेंक देना या फिर आंखों को इधर फेंक देना, इसको मूव कराने के लिए भी एक मसल रेस्पॉन्सिबल होती है।
अब जो साइड में नजरें फेंकी जाती है ना, इस नजरें फेंकने को बोलते हैं नजरें चुराना। नजरें चुराने का काम जो करती है वो इन 6 के अलावा भी एक और मसल होती है, एब्ड्यूडेंस मसल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डक्ट। एब्डक्ट माने नजरें, मतलब एब्डक्ट माने किसी चीज को चुराना। तो एब्ड्यूडेंस का काम क्या रहेगा, ये जो लेटरल रेक्टस है ना, लेटरल रेक्टस, इस लेटरल रेक्टस को कंट्रोल करती है। जैसे कि इस लेटरल रेक्टस का कंट्रोल क्या करेगी कि उसको साइड वाइज मूवमेंट करा देगी। नजरें इधर है, जैसे देखा नजरें से नजर मिली, नजर मिलते ही नजर चुरा ली। अब ये जो मूवमेंट गया है ना हमारा, इसको कौन संभाल रहा है, इन 6 के अलावा भी एक और मसल्स रहती है जो इस लेटरल रेक्टस को संभालती है। तो ये हो गया हमारे पास में मसल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो हमने कई सारी बातें डिस्कस करी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी आई वॉल से। आई वॉल का जो एरिया है या आई वॉल की शेप है वो नियरली स्फेरिकल होती है, पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं होती, वो होलो होती है, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर की फॉर्म में। आई वॉल का जो एक्सपोज पार्ट है, उस एक्सपोज पार्ट को बचाने के लिए अपर आईलिड, एक लोअर आईलिड दी जाती है। तीसरी आईलिड को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि हमारे लिए एक वेस्टिजल फॉर्म है। इसका काम लिया जाता है बर्ड्स के द्वारा, रेप्टाइल्स के द्वारा, रैबिट के द्वारा, और भी जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं उनके द्वारा। वो क्या करते हैं, इस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को ओपन करके अपना जो कॉर्निया है आँख का, उसको वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया हमारे पास में जो हेयर्स होते हैं इनको बोला जाता है आई लेसेस, जो कि लस्कारा मस्कारा के काम आएंगे, सजने सजाने के काम आएंगे। और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रही थी हमने, कुछ ग्लैंड्स होती है जो आंखों के बाहर पाई जाती हैं, उनका काम क्या रहता है, मॉइस्चराइजिंग का और नरिशमेंट का काम रहता है। फिर उसके बाद में जो आई बॉल रहती है उसका जो मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है वो 6 ऑक्यूलर मसल्स के द्वारा किया जाता है। इन मसल्स का काम है आंखों को आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घुमाना या दाएं बाएं इनको मूव कराने का काम किसका रहेगा, इन ग्लैंड्स का, इन मसल्स का रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, एक्सटर्नल पॉइंट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब एक्सटर्नल पॉइंट्स के बाद में बात आती है इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आज इंटरनल स्ट्रक्चर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूं जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर काम करेगा। अब जैसे ही मैं आई बॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये जो पूरा का पूरा सरफेस जो बना हुआ है, ये बना हुआ रहता है मेरा फाइब्रस ट्यूनिक का। मींस सबसे ऊपर वाली जो लेयर है आई बॉल को बचाने के लिए, आई बॉल की जो स्टार्टिंग में करूं कि बाहर के एरिया से जैसे ही मैं अंदर की तरफ चलता हूं तो आई बॉल को प्रोटेक्ट किया जाता है 3 लेयर्स के द्वारा। सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम होता है फाइब्रस लेयर। सबसे वाली ऊपर वाली लेयर का नाम क्या रहेगा, फाइब्रस ट्यूनिक। ट्यूनिक का मतलब ही लेयर होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर रहेगी हमारी फाइब्रस ट्यूनिक। अब फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर कौन कौन आ जाता है, फाइब्रस ट्यूनिक के अंदर आ जाता है स्क्लेरा और दूसरा आ जाता है कॉर्निया। मींस हमारी आंख का जो पोर्शन आगे की तरफ उभरा हुआ रहता है जिसको हम कॉर्निया नाम दे रहे हैं, वो कॉर्निया हमारी कौन सी लेयर का पार्ट है, फाइब्रस ट्यूनिक का। और इसके बाद का जितना भी पोर्शन ये मैं डैश 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 करके शो करा रहा हूं, इस पूरे पोर्शन को क्या बोला जाता है, स्क्लेरा बोला जाता है। जैसे ही इसके अंदर मैं इन दूसरे लेयर की बात करता हूं तो दूसरी लेयर जो बनती है वो बनती है मेरी सेकंड लेयर बनेगी वस्कुलर ट्यूनिक। अब वस्कुलर ट्यूनिक के अंदर कौन कौन आ जाता है, नंबर 1 कोरोइड, नंबर 2 सीलियरी बॉडी और नंबर 3 आइरिस। आंख के अंदर सबसे आउटर लेयर जो होगी वो फाइब्रस ट्यूनिक। उस फाइब्रस ट्यूनिक के 2 पार्ट, एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। जैसे ही मैं दूसरी लेयर की बात करता हूं तो दूसरी लेयर को बोला जाता है वस्कुलर ट्यूनिक और जिसके 3 पार्ट होंगे, कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। और तीसरी जो हमारी लेयर होगी उसको बोला जाता है न्यूरो सेंसरी ट्यूनिक।
इस न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक के अंदर ही बैठी रहती है हमारी कौन सी, पार्स ऑप्टिका, जिसको बोला जाता है पार्स ऑप्टिका या फिर बोला जाएगा रेटिना, क्योंकि इस लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पिगमेंट प्लस न्यूरल लेयर। अब ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बड़े आसानी से, आराम से, कि किस तरीके से आईज को 3 लेयर के द्वारा बचाया जा रहा है। अभी आप 3 लेयर के बस नाम रिवाइज कर आना। पहली लेयर फाइब्रस ट्यूनिक, दूसरी लेयर मस्कुलर ट्यूनिक और तीसरी लेयर न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अब तक की पढ़ाई, अब तक की क्लास के साथ में व्यस्त रहिए।